14 नवंबर किसका नंबर? जलेबियां, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सब कुछ शुरू हो गया है बनना बिहार में। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार के चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह 6 बजे से लगातार आप नतीजे देखेंगे। राज्य के 46 मतगणना केंद्र हैं, 46 मतगणना केंद्र जहां पर काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। बिहार के असल नतीजे आए उसके पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी वोटिंग के बाद जब वोटर निकलता है तो उसने किसको वोट दिया, ये एजेंसियां कुछ रहती हैं, उनके फील्ड वर्कर्स रहते हैं जो पूछते हैं। उसके आधार पर सैंपल साइज को देखते हुए कुछ ट्रेंड्स, वोटिंग परसेंटेज, कितनी सीटें, ये सब का आकलन होता है। अभी नतीजे आने वाले हैं। कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, आपको बता दें, और इस बिहार में तो अक्सर एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, कई बार सही भी है। लेकिन पोल जो प्रेडिक्शन है एक साइंस है जिसे सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कम से कम ट्रेंड्स का आकलन जरूर होता है। इसीलिए आज मैं एक्सिस माई इंडिया के कुछ और आंकड़ों के साथ आपके सामने आई हूं। बिहार के चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करने जा रही हूं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल रहेगा। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले हल्ला बोल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि 14 नवंबर किसका नंबर, चाचा का या भतीजा का? लेकिन पहले देखिए आज दोनों कैंप की तैयारियां, दावे, माहौल, मिठाइयां कैसे बन रही हैं, ये रिपोर्ट। दोनों खेमों से न सिर्फ जीत का दावा है बल्कि मिठाइयां छानी जा रही हैं। यह है बिहार की बहुचर्चित मोकामा सीट के दोनों बाहुबली दावेदारों के घर हो रही तैयारी का नजारा। जहां जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के घर मिठाइयां बन रही हैं, तो आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के घर भी उसी तरह का भरोसा जताया जा रहा है। मोकामा वो सीट है जहां दुलार चंद यादव हत्याकांड ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। बहरहाल काउंटिंग के एक दिन पहले सिर्फ मोकामा स्पॉटलाइट में नहीं आया, बल्कि आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। सुनिए बिहार को लेकर कैसी बात की जा रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। आरजेडी एमएलसी का ये बयान जहां सुर्खियों में आया, वहीं बीती रात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। महागठबंधन के नेताओं का सुर गड़बड़ी की आशंकाओं को दोहरा रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच एनडीए खासकर जेडीयू के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है, टाइगर जिंदा है। एनडीए के नेता एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती देखकर उत्साहित है, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है। हम लोग तो इससे भी अगर अच्छी स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखती है या बनती है पूरी मतगणना हो जाने के बाद, तो वह भी कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने हैं। कितना नंबर लाएगी महागठबंधन? डिस्टिंक्शन 75%। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। आरजेडी और महागठबंधन 162 सीटों से ऊपर जाएगा।
क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की एमएलए कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है। विधायक जहां पटना में रहते हैं उस कॉलोनी में है इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सरकारी आवास जो हैं विधायकों के यहाँ पे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये 148 नंबर आवास है, 148 नंबर सीट अलौली सीट के विधायक रामवृक्ष सदा का आवास है। फिलहाल रामवृक्ष सदा जो है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस आवास के ऊपर एक बोर्ड लगा है जो पिछले कुछ घंटों के अंदर लगा है। इसमें जो चकाई विधानसभा सीट है उसके निर्वाचित विधायक के लिए इस आवास को आवंटित किया गया है। ये आवास नारायण प्रसाद विधायक हैं नौतन के, उनका है, बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब झाझा सीट से जो विधायक चुन करके आएंगे उनको ये आवास आवंटित होगा। लोकतंत्र में विजेता वही होता है जनता जिसके साथ है। ऐसे में बस कुछ घंटों का इंतजार है। किसके दावे सच हैं ये देश को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखा अपने मिठाइयों का दौर इस वक्त बिहार में चल रहा है। अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, सुबोध मेहता प्रवक्ता आरजेडी के, प्रदीप गुप्ता चेयरमैन एक्सिस माई इंडिया के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार, संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एक बार कुछ नंबर्स आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताना चाहते हैं। अब जिस तरह की बयानबाजी होगी उसके बाद से उस तरह का एक्शन होगा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हम आपको सुनाएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा था जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हो रही है। चुनावी नतीजों से पहले भड़काऊ बयान, बिहार के नेपाल बांग्लादेश बनने की धमकी दी थी। जिस तरह के नतीजे कल आते हैं, नंबर्स आते हैं, उसको लेकर उन्होंने बिहार के बांग्लादेश नेपाल बनने की धमकी दी है। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका के नाम पर यह धमकी दी। डीजीपी के निर्देश पर सुनील सिंह पर एफआईआर दर्ज हो रही है। एक बार आपको सुना देते हैं सुनील सिंह ने क्या कहा है, क्योंकि इसको लेकर काफी बवाल आज मचता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया पर लगातार, और उसके बाद से अब इस पर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। सुनिए एमएलसी साहब ने क्या कहा है। एमएलसी ने दरअसल ये कहा है कि नंबर्स जब आते हैं उसके बाद ये देखा जाएगा, बिहार के नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, इस तरह की धमकी उन्होंने दी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी सबसे पहले कुछ नंबर्स, लेकिन उससे पहले रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। ये मतलब मामला तो गंभीर ही है, हालांकि लोकसभा के पहले कई लोग ऐसे थे। अब देखिए ये पूरा मामला चुनाव आयोग के खिलाफ एक पूरा जो मूवमेंट चला, वहां से लेकर अब कल ये हो जाएगा तो वो कर देंगे, ये हो जाएगा तो वो कर देंगे वाला जो सिलसिला है, उसी कड़ी में ये एमएलसी साहब इतना बोल गए हैं। रोहित, एफआईआर दर्ज हो रही है। जी देखिए अंजना, जो जानकारी मिल रही है कि इसमें डीजीपी ने खुद संज्ञान लिया है इस पूरे भड़काऊ बयान का सुनील कुमार सिंह का, और उनके ही निर्देश पर पटना के साइबर थाने में सुनील कुमार सिंह के खिलाफ जो है वो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कई धाराएं लगाई गई हैं, और जिस तरीके से ये भड़काऊ भाषण दिया था और एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनती है, आरजेडी के खिलाफ अगर जो है नतीजा आता है, तो फिर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात जो है वो बिहार के सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। तो इसको एक तरीके से चुनाव अभी इस वक्त चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी माना गया है, और इसी आधार पर उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जी धन्यवाद आपका रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को सुना देते हैं रोहित, उन्होंने कहा क्या है जो एफआईआर दर्ज हो रही है। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है। जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं कीजिए जो जनमानस के विरोध में हो। ऐसा कोई काम न कीजिए जो जनमानस के विरोध में है। और जनमानस ये कह सकता है क्या कि बिहार की हालत नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में जो हुआ था वैसा हो जाए?
बहरहाल अब एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन हम दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोकामा की ये तस्वीर है जहां आपको पता होगा पटना से कुछ दूर पर मोकामा, सबसे बड़ी लड़ाई वहां इसलिए कही जा रही है क्योंकि अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई। वो जेडीयू प्रत्याशी हैं। दो बाहुबलियों की लड़ाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वीणा देवी जो है वो सूरजभान सिंह की पत्नी है। अच्छा, आप देखिए मोकामा जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के जश्न की तैयारी में यहाँ पर मिठाई, मुझे लग रहा है रसगुल्ले टाइप का कुछ बन रहा है वहां पर, और इधर भी गुलाब जामुन तल रहा है अनंत सिंह के घर पे, और इधर वीणा देवी के भी घर पर तैयारी है रसगुल्लों की। तो कल सुबह की तैयारी से पहले ही अब घर में ही सब बन रहा है क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता भी आएंगे, उनका मुंह मीठा करने की तैयारी रहेगी। अब किसके घर में कल सुबह मिठाई मीठा लगेगा और किसके घर में कड़वा, उसके लिए इंतजार करना होगा कल जब नतीजे आते हैं, क्योंकि किसी एक को तो ये मिठाई भी कल कड़वी लगने वाली है। कॉन्फिडेंस देखिए ना, तो कॉन्फिडेंस दोनों का है, दोनों का कॉन्फिडेंस है। अब भाई बाल्टी वहाँ बड़े बड़े उसमें पतीलों में रख दिया गया है मिठाई, गोभी वो भी सब खाने वाने के लिए, सब्जियां सब कुछ आ चुका है, पूरे दावत की तैयारी है। मतलब पूरी सब्जी सब कल खिलाया जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या आशुतोष जी, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वीणा देवी का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आपको? वो भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दोनों ही सूरजभान सिंह की पत्नी तो कह रहा हूँ, दोनों वही हैं, बाहुबली हैं दोनों। दो बाहुबलियों की लड़ाई है। और चूंकि वहां दुलार चंद की हत्या का मामला आया और एफआईआर दर्ज की गई अनंत सिंह के खिलाफ, तो ये मामला और भी दिखता है कि कितना गंभीर है। लेकिन देखिए ये लोकतंत्र की दो तस्वीरें यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अजय आलोक जी, नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहते हैं। एक्सेस माई इंडिया, देखिए इस एग्जिट पोल को लेकर सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ हिस्सा आपको अच्छा लगता है, कुछ हिस्सा सुबोध जी को अच्छा लगता है, कई हिस्से पसंद नहीं आते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो बाय एंड लार्ज ट्रेंड दिख रहा है, अब महिलाओं का ही वोट हम दिखा रहे हैं। अजय आलोक जी, अब हटाइए, हो गया गुलाब जामुन, शाम के टाइम में दिखा रहे हैं। संगीत रागी जी कुछ देर में मांगने लगेंगे मिठाई। एक बार दिखाइए जो ग्राफिक्स हमने बनाया महिलाओं की। कोई भी खिलाए खाना चाहिए। हाँ, आशुतोष जी भी इधर से मिठाई मांगने लगे, विनोद जी भी मांगने लगे। महिलाओं का आंकड़ा, क्योंकि अगर आप देखें महिलाओं का वोट किसको जाता हुआ दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा ये हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए को 41%, महागठबंधन को 42% और 5% जाता हुआ जनसुराज को दिख रहा है और अन्य 12 को। तो ये अपने आप में महिलाओं का वोट किसको, इससे आप काफी कुछ समझ सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, क्योंकि हम युवाओं का शैक्षणिक स्थिति को लेकर, अन्य स्थिति को लेकर, सबको लेकर दिखा रहे हैं। अजय आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। ये एक्सेस माई इंडिया का सर्वे तो है ही, काउंटडाउन शुरू हो गया है काउंटिंग का, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल की तैयारी कैसे है। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि खूब गुलाब जामुन वगैरह तला जा रहा है अनंत सिंह के घर पर, कई बार मिठाई खाना भी बड़ा भारी पड़ा है बिहार के नतीजों में। अंजना जी, हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है, हम 24/7 तैयार रहते हैं। और चुनाव तो अब खत्म हो गए, और एग्जिट पोल मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि सबको सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि इस एग्जिट पोल में अभी मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का 42% वोट महागठबंधन को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमें 41%, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे चुनाव में आप भी घूम रही थी, हम लोग भी घूम रहे थे। 1.5 महीने की चुनावी सभा आपने बहुत की कवर की, एक भी महागठबंधन के चुनावी सभा में महिला दिखी क्या आपको? एक भी महिला? जिसके सभा में महिला नहीं जाती हो, क्योंकि वो अराजक है। जो अभी चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है, क्योंकि मैं भी जब इसीलिए अभी चेक करने लग गई थी, ये हमारी तरफ से अपने दर्शकों को बता दें कि वो गलत नंबर्स चल गए हैं। 40 और 45 है जितना मुझे याद है, उसको करेक्ट करके नंबर्स को, कल जो हमने नंबर्स दिखाए थे, बिल्कुल ठीक है। मैं बता दूं, बताइए, आप ही एंकरिंग कर लीजिए आज। महिलाओं नहीं, आपसे क्यों नाराज होना है? ये दिखाइए, ये जो नंबर्स है इसको चेंज करते हैं एक्सेस माई इंडिया के लोगों के साथ। आजकल एंकर्स को सब सिखाने लगते हैं ना, सब तरह तरह के काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम दुनिया कर रही है। भाई, मैं बार चार्ट से बता रहा था, आपकी गलती थी। 40 to 45, एक बार नंबर्स करेक्ट करके एक बार दिखा दीजिएगा। 45 और 40 ठीक लग रहा है अजय आलोक जी? अब ठीक लग रहा होगा, अब विश्वास करेंगे। ये भी ज्यादा है। अरे उनको 40 कौन महिला देगी? ये भी ज्यादा है। अगर मुसलमान यादव की महिलाओं को मान भी लेते हैं तब भी 32 से ज्यादा नहीं होता है। कहां से मिल जाएगा? सारे मुसलमान यादव की महिलाएं उन्हीं को दे देंगी? ऐसा संभव ही नहीं है। इस जमात को, इस महागठबंधन, लठबंधन, ठगबंधन, जो भी कह लीजिए, इसकी जमात अराजक जमात है। आप सोचिए, कल आने वाले हैं चुनाव के नतीजे, और ये बिहार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी चीज बना रहे हैं। ये राहुल गांधी के बोल हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे जन जी का आह्वान करते हैं कि जन जी आए, सरकार को कबार के फेंके। आपकी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, तो जन जी का आह्वान करने लगे। ये लोग कोई भी काम डिस्मिसिव ही करेंगे,
लेकिन ये भूल जाते हैं 2005 के पहले का बिहार नहीं है, बहुत कुटाई होगी अगर ऐसा लेकिन कुछ एक करने और की ट्रेंड कोशिश है, की तो। फिर पुलिस कुटाई ने उटाई, आज आप भी FIR कुटाई करके कुटाई अपनी बोलने यादें लगिएगा तो क्या होगा? कुटाई क्या होता है? कुटाई कुटाई क्या होता है? अरे मैं नहीं सुनिए, कूटूंगा, पुलिस कूटेगी, पुलिस कूटेगी। पुलिस का काम कूटना नहीं होता है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन होता है, पकड़ना होता है। एकदम कूटना अरेस्ट होता है करना ऐसे होता है। ना ना ना, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो स्टैब्लिश केस, ये तो स्टैब्लिश केस है, इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है? स्टैब्लिश श्योर है ये लोग। आलोक जी, ये लीगल आपका टर्म्स तेवर देख के हमको कई बार लगता है कि आप बिहार नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से बोल रहे हैं। चलिए एक बार ये युवाओं वाला नंबर्स दिखाते हैं आपको अजय आलोक जी, क्योंकि ये आपकी आंखों को अलग तरीके से खोलेगा। क्योंकि यहां पर जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे हैं, तब फर्स्ट टाइम वोटर्स एकदम महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, मैसिव डिफरेंस है। और ये उनका जो रिप्रेजेंटेशन डेटा है वो हम दिखा रहे हैं आपको, जो उन्होंने लिया है असल परसेंटेज में 2%। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाइए 20 से 29 आयु वर्ग का वोट। ये जेनजी की जो चर्चा हो रही है, असल में 22% ये है। यहां पर भी महागठबंधन आपसे 7% ज्यादा है, 7%। अब ये आप कह सकते हैं कि जैसे ही मामला 30 की आयु से ज्यादा का बढ़ता है, तब बराबरी आने लगती है। 30 से 39 में भी देखें तो 43 आपका है, 42 उनका है, मामला पलट जाता है। क्योंकि एक थ्योरी इसकी ये है कि जो आप बार बार जंगल राज कहते हैं, वो लालू युग देखी हुई ये पीढ़ी है, या चाहे वो बच्चे ही हों, उस समय में चर्चा उन्होंने सुनी है 20 साल पहले, इसलिए वो इधर जाते हुए दिखते हैं आपकी तरफ। और उसके बाद से एकदम ही क्लीन है, मतलब उसके बाद से अगर 50 से 59 पर जाइए तो आप 46%, 8% आगे हो जाते हैं। उससे आगे बढ़िए 60 से 69 पे तो आप 10% आगे हो जाते हैं। लेकिन युवा वर्ग दिखता है उनकी तरफ। आप जेनजी पर ताने कसते हैं। देखिए, मैं ताने नहीं कस रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब चुनाव हो चुका, अब मतगणना कल होनी है। चुनाव के 1 महीने पहले से आपने हर चीज पे सवाल उठाए, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो वोटर लिस्ट हो, कल से आप ईवीएम चिल्लाइएगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, उसके बाद पुलिस बल भी आ गया था, उसके बाद आईएएस ऑफिसर जो डिप्यूटेड थे 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनसे भी सवाल आपने उठा दिए। छोड़ा किसको आपने? जो युवा का आपका सर्वे दिखा रहा है, मैं मानता हूं कि ठीक है, युवा वर्ग अगर भ्रमित है, उसको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार का युवा लोग जी भी भ्रमित वर्ड यूज किए बहुत दिनों के बाद। सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, अभी तक विपक्ष कहता था कि आप जनता को भ्रमित करते हैं, अब आपको लग रहा है कि युवा भ्रमित है। कर्म काहे करते हैं, सब सवाल खड़ा करें। नहीं, मैं आपसे सीखते रहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि युवा इतना भ्रमित है, और एक्सिस माई इंडिया को लगता है कि युवा इतना भ्रमित है कि तेजस्वी के कहने में आ जाएगा कि हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगी, तो खैर फिर ठीक है, फिर जिसको जैसे सोचना है सोचे, फिर तो कोई बात नहीं। सुबोध मेहता जी, जल्दी कमेंट सबसे लेते हैं। सुबोध मेहता जी, सरकारी नौकरी। हाँ, सुबोध मेहता जी, अगर है भी ये हर घर में सरकारी नौकरी वाला वादा, वो कह रहे हैं कि अगर युवा दिख भी रहे हैं एक्सिस माई इंडिया, हालांकि उनका भी एक डिस्क्लेमर है कि वो नहीं मानते हैं ये नंबर्स, आपका तो कल से ही आ रहा है, कोई बात नहीं है, उसको मान के ही चलते हैं। युवा आपके साथ रहेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर होगा भी कुछ ऐसा तो वो नौकरी के वादे की वजह से। देखिए अंजना रोड मैप अभी तक आप लोग बता नहीं पाए हैं। अंजना जी, देखिए आलोक भाई हमारे सीनियर रहे हैं स्कूल में, और आजकल ये नागपुर वाला डिक्शनरी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये महिला में ये जाति खोजने लगे, जब लालू जी महिला में जाति खोजने लगे थे विमेन रिजर्वेशन बिल पे, तो इनको तीखा लगने लगा था। इतना ही नहीं, कुटाई का भी शब्द इन्होंने सीख लिया है, पता नहीं सम्राट अशोक के धरती से आते हैं, नागपुर वाला भाषा बोलने लगे ये। अब देखिए, आपने बात कहा कि यूथ वाला, आपके एमएलसी कहाँ की भाषा बोल रहे हैं? अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, तो उसी पे बता देते रहा हूँ। देखिए, जो आपके रिपोर्टर और आप लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेक्चुअल एनालिसिस कीजिए, जो कि जो है सुनील जी बोल रहे थे। अगर आप कंटेक्स्ट में जाइएगा तो 2020 की वो बात कर रहे थे कि 2020 में जिस तरीके से जो है 4 घंटे तक रोका गया काउंटिंग को, रात में काउंटिंग कराकर रिजल्ट दिया गया, जो पीठासीन अधिकारी है वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, हमारे लोग बाहर आ गए तो उनको हरा दिया गया अंदर से। इन सब बातों को लेके उन्होंने से कहा कि बाहर से अंदर ठीक से आना और जो है इस पे लगे रहना। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी अगर कुछ जो हरकत करते हैं जैसे कि 2020 में उन्होंने किया था, तो बगल में बॉर्डर है नेपाल, कहीं ऐसा ना हो कि जनमानस आतुर हो जाए, जनमानस जो है उसको ठेस पहुंचे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है कहीं ये पूरा धूमिल करने वाले जो इतिहास रहा है 2020 का, इसके कंटेक्स्ट में उन्होंने 2025 के रिजल्ट के बारे में बताया था।
अब आपने यूथ वाली जो बात कही कि यूथ में हर घर में हम रोजगार जानते हैं सुबोध जी, पूरे सम्मान के साथ कह रही हैं, सच को झूठ बनाना, मतलब आप सोचिए कि आपने कैसे इसको ट्विस्ट दिया, इधर नेपाल, उधर बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, कहाँ वो खुली धमकी दे रहे हैं बन जाएगा, और आप उसको पलट रहे हैं। है ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, गलत है, वो नहीं बोलनी चाहिए ना। अरे श्रीलंका भारत बन जाए, इसी कामना क्यों करना है? देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो वही एनालिसिस करेंगे जो आप कह रही हैं। अगर कंटेक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था अगर धूमिल करेगा तो जनमानस तो रोड पे आएगा। कंटेक्चुअल एनालिसिस में सही है बयान। अब कल का इंतजार है। अनंत सिंह कहें भी गुलाब जामुन बन रहा है, देखिए एक का तो कड़वा होगा मिठाई कल। देखिए मैम, मिठाई कभी नहीं, हमारी मिठाई तो मीठी रहेगी। अब सुबोध जी ने कह लिया है, मैं जरा अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। सुबोध जी पुराने साथी रहे। अब तक तो मैं समझ रहा था कि सुबोध जी एक प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आज मैंने वकालत के इनके गुण को देखा कि किसी हत्यारे और किसी बलात्कारी का भी केस की पैरवी कोई व्यक्ति करता है तो कैसे करता हो। भाई सुनील सिंह जी ने इतना शर्मनाक, इतना घटिया बयान बिहार की आम आवाम के लिए दिया और उसको किस शालीनता के साथ सुबोध जी डिफेंड कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य होता है इसको देख। बहरहाल कल रिजल्ट का दिन है अंजना जी, और हर पार्टी, हर गठबंधन की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। डिफरेंट एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स में अलग अलग गठबंधनों को अलग अलग सीटें दी। अधिकांश जगहों पर एनडीए को लीड है। एक्सिस माई इंडिया अगर परसेंटेज में कुछ एक्स्ट्रा दिखा देता है तो हमें लगता है कि रसगुल्ला दिखना शुरू हो गया है आरजेडी को, लबों तक उनके पहुंच नहीं पा रहा है। खैर वो तो अलग की बात है। हमें लगता है कि कल जब नतीजे आएंगे, कल भी आपके साथ डिबेट करने का मौका मिलेगा ही, कल भी हम लोग बातचीत कर ही रहे होंगे, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि एमओआई समीकरण हमारे साथ है। एमओआई समीकरण आरजेडी वाला नहीं जो उनके दिमाग में चलता है। एमओआई समीकरण एम से महिला और वाई से युवा, जिनके बारे में आप बता रही थी, उनके मेजोरिटी वोट्स हमारे गठबंधन को, हमारे नेता के नेतृत्व को मिले होंगे। हम इस बात को लेकर पूरी तरीके से आशान्वित हैं, और फिर कल बिहार के लोग एक नारा बुलंद करेंगे। एक और पोस्टर लगा है नीतीश कुमार जी के लिए होगा। अभिषेक जी, एक पोस्टर और लगा है, पेशे खिदमत है आपके, दिखाइए भाई। टाइगर इज बैक, नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू वालों को क्यों लगाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर पार्टी के लोग अपने नेता के विषय में बातें बोलते हैं, और ये तो अभी पोस्टर के माध्यम से आपने सुना। आपको याद होगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा जी, उन्होंने भी ये डायलॉग दिया था। बहुत उत्साहित हुए थे नीतीश कुमार जी के सभी समर्थक कि जब भी जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति समाप्त हो गई है, उन सब लोगों को माकूल जवाब तब मिलता है जब नीतीश कुमार जी एक नए रूप में बिहार की राजनीति में उभरते हैं। अच्छा नहीं, एक बात बताइए, कम से कम इस पूरे सिनेरियो में ये चर्चा तो नहीं हो रही है ना कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है, जेडीयू कम सीटें आएंगे। अभी तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू को एक पहले नंबर की पार्टी ना हो जाए। हमें लगता है तब तो आरजेडी के साथी हमारे बेहोश हो जाएंगे। और कल एक नारा देंगे तेजस्वी जी के लिए, बड़ा मजेदार नारा है। बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। अगर तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के लोग नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें कल ले आते हैं तो हमें लगता है उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम भी जाकर उनको गुलाब जामुन और रसगुल्ले खिलाएंगे कि जिस तरह से बिहार के लोगों ने आपको आज तक, अरे गुलाब जामुन और रसगुल्ला खिलाने जाइएगा, यहाँ अलग सरकार की खिचड़ी बनने लगेगी। यहाँ पर ये इतने आकलन किए जा रहे हैं, तरह तरह के नंबर्स इधर के उधर जुड़ जाएंगे। ये बात भी लास्ट मोमेंट में सेकंड फेज के चुनाव के पहले बहुत फ्लोट की गई थी कि बड़ा खेल होने वाला है। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर। हाँ, तीर एक पूरा कैंपेन चल गया था और कई लोग कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, मतलब ये इस तरह का भी चल पड़ा था। तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा बाल्टी रसगुल्ला का हाथ में वहां जाने के पहले। बिहार में बहार है अंजना जी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश बाबू सबके हैं। अरे नीतीश ने कब किसी से परहेज किया है, और नीतीश ने सबके लिए काम किया है। थोड़ा सा तो आप लोग सोच समझ के बोलिए, सब बोलते हैं अपने ही नेता को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि आशुतोष जी, जब मैं लोगों के बीच में गई, मैं भी कई बार उनको पलटने को लेकर कई कहती थी, लेकिन लोगों के मुंह से मैंने उनका बहुत नाम सुना। पिछली बार 20 में जितना गुस्सा था उससे तो डेफिनेटली कम गुस्सा है उनके खिलाफ। लेकिन आप कल, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप क्या होते हुए देख रहे हैं कल के? देखिए, अगर नीतीश कुमार जितने पॉपुलर हैं तो 101 में से कम 90 सीट तो जीतनी चाहिए उनको। और अगर वो
50-50 पे आते तो मानना 20 साल के बाद उनको कितनी जीतनी चाहिए? अगर आपने जैसा 90%, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, 90 जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो जिन सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं कम से कम 90% तो आनी चाहिए सीटें, नहीं आए तो 80% आ जाए, कम से कम 80 सीट आ जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत बेहतर हो सकता है, ये इसमें आज की तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मैं अभिषेक जी के कॉन्फिडेंस का बहुत सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जो नीतीश कुमार 2 बार पलट चुके हैं, कोई गारंटी की तीसरी बार नहीं पलटेंगे अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो? इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी चिंता तो अजय आलोक जी को होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने पूरी दुनिया में बिहार को बर्बाद कर दिया, यही कहा था ना उन्होंने, जब उन्होंने कास्ट सेंसस किया, कहा यह पाप है। तो और नीतीश जी क्या बोल रहे थे? बड़का झूठा पार्टी, तो हाँ मर जाऊंगा। और नहीं, अमित शाह ने कहा था कुछ भी हो जाए अब इनके साथ कुछ नहीं करना है। अब पलटू चाचा कौन बोला था? मैं वही कह रहा हूं। तो सवाल कौन बोला था? सुनिए सवाल इसी बात को लेकर कि राजनीति के अंदर सारे दरवाजे खिड़कियां खुले रहेंगे कल। अजय जी जल्दी से, अजय आलोक जल्दी से, उसके बाद आ रही हूं अभिषेक जी। अजय आलोक जी सीधा इस पर एक रिस्पॉन्स। इस नियम से तो आपको डरना चाहिए। दिलजलों को देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। दिलजलों को सुनने में अभी मुस्कुरा दिया करिए आलोक जी, घूम फिर के बहुत गरम चेहरा लेके बैठते हैं। नीतीश कुमार को लगे भगाने। अरे कहां आपको मैं आपको कहां कुछ बोल रहा हूं आशुतोष जी, जलाते रहिए दिल, सुन भी नहीं रहा हूं, तो फ्राई करते रहिए कलेजा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सच्चाई तो यही है ना कि कल अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके हम 2025 में दोबारा सरकार बनाने जा रही है, आप भी जानते हैं। अब वो कैसे उसका नैरेटिव बदला जाए, कैसे नीतीश को लड़वाया जाए, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने क्या कहा था। अरे इतिहास से निकलिए भाई साहब, वर्तमान में आइए ना। वर्तमान मजबूत रहेगा तो भविष्य अच्छा रहता है। इतिहास से सिर्फ सबक लिया जाता है, जो कि सबक हम लोग ले चुके हैं 2020 का। इसीलिए 2025 में आई वोंट बी सरप्राइज 2010 का रिकॉर्ड टूट सकता है। तब आशुतोष जी मुझे लगता है कुछ एंटी डिप्रेसेंट वगैरह लेके रखिएगा। मैं पहला आदमी हूंगा आलोक जी जो आपको पर्सनली बधाई भी दूंगा, रसगुल्ले भी खिलाऊंगा, 1 नहीं 2 खिलाओ तो खाओगे नहीं, खिलाऊंगा उनको, खाऊंगा भी। चलिए आप लोगों का आदान प्रदान हो गया। रागी जी, वो मैं भी खिलाऊंगा। आप व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ भाई। नहीं, मोटा मोटी यदि 3% या 2% का यदि मार्जिन है, तो मैं बार बार ये कल से ही ये दोहरा रहा हूं कि यदि 2% का गैप है दोनों के वोट परसेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी को 125 से 160 के बीच सीटें आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अपने को करेक्ट कर रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि यदि टाइट होता है तो जाकर के 125, 122, 23 के बीच में रहता हो, और यदि उससे बढ़ता है तो फिर ये 3% का खेल जो होता है, जो अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप मान करके चलिए कि जो हम महिलाओं का वोट जो जंप किया है उसको यदि हम काउंट कर रहे हैं। और आज एक बहुत अच्छी प्रभात खबर में एक खबर भी निकली है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 66,000 लोगों को कम से कम वो 10,000 गया है, तो उसका असर भी जो है यदि वो दिखता है तो फिर ये आंकड़ा 160 के आसपास जाकर के वो कह रहे हैं कि महिलाओं के दम पर 160 जाएगा आंकड़ा। देखिए अभी सब अगर मगर है। नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा ना, घर के आंगन में भी देखना पड़ेगा, कहीं वहां भी रसगुल्ले तो नहीं तले जा रहे। नहीं, हमारे घर में रसगुल्ले नहीं, हम तो जाकर के आशुतोष के घर में खा करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आशुतोष तो खिलाएंगे मिठाई? नहीं, वो तो आप ये मान रहे हैं। कई बार आदमी डिप्रेशन में भी खिलाता है। अभी हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर आशुतोष डिप्रेशन में कब रहेंगे आधार पर बात कर रहे हैं, और एक्सिस बैंक इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर 118 तक उनकी मैक्सिमम रेंज है महागठबंधन की, और 141 के आसपास शायद उसकी मैक्सिमम रेंज है एनडीए 121 to 141, 98 to 118 सामने मीन वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं, मीन तो 130 और 110 का आ रहा है, वो तो कल निकाला था हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब टक्कर है कांटे की। और ये जो एरर मार्जिन की बात कल प्रदीप जी कर रहे थे कि 2% 3% एरर मार्जिन है, एरर मार्जिन को भी देखना, 2% जो है, तो 2% एरर मार्जिन के हिसाब से तो टक्कर तो मुझे लग रही है। और रही बात अगर महिलाओं की, तो महिलाओं पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, युवाओं को क्यों आप छोड़ दे रहे हैं? अगर महिलाएं एक तरफा है तो युवा क्यों नहीं एक तरफा हो सकते हैं? और अगर महिलाएं बटी है तो युवा भी बटेंगे।
तो ये हमारी जो एनालिसिस है ना कि महिलाएं तो एक तरफा, युवा बट गए, या युवा एक तरफा, महिलाएं बट गई, ये क्या मतलब है? ये अगर पैटर्न के आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि पैटर्न जो है ना, एक रिस्पॉन्स है आपकी बात पे विनोद, पैटर्न के आधार पर कहा जा रहा है। जल्दी से। नहीं, मेरा वोटिंग परसेंटेज पे ही ये बात मैं बता रहा हूं कि 2010 के चुनाव में एनडीए का वोट परसेंट था 39% और महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सब बाकी लोग थे, उनका वोट परसेंटेज था 34.5%। 4.5% के अंतर में आरजेडी पहुंच गई थी 22 सीटों पर और हम चले गए थे 206 सीटों पर। ये मत भूलिए। अभी भी अगर एरर मार्जिन भी ले लीजिए अगर आप 2% का, तब भी हमारा 4% अगर हो जाता है तो ये कहां फेंकाएंगे भगवान ही जाने। तो इसीलिए और 0.12% पे पिछले 2020 के चुनाव में 0.12% वोट का अंतर था, 12,000 वोट का। इनके रह गए 108, हम चले गए 128। 0.03%, 12,786 वोट का अंतर था। ठीक है, आपको एक्सेस माइंड 0.03%, वो भी बड़ी लास्ट की 10-11 सीटें बड़ी कांटे की लड़ाई में जीते थे आप। तो 0.03 पे 20 सीटों का अंतर होता है। ईवीएम के बावजूद 11 बजे के बाद रिजल्ट आए थे उस सीट। अरे भाई तो उधर कांटे की लड़ाई हुई। अरे भाई तो उधर भी तो 473 वोट से जीता था, 700 वोट से बीजेपी हारी थी। वो जो अजय आलोक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं बस जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 0.03% पे जब सीट मार्जिन 20 सीट का अंतर हो जाता है और 4.5% पे सीट मार्जिन 22 और 206 हो जाते हैं, तो अभी तो हमारा अंतर 2% का है। अगर 2% एरर मार्जिन ले लीजिए तो 4% हो गया। अगर ये गैप 4% का हो गया तो फिर कहां जाएगी आरजेडी, कहां जाएंगे हम? खुद कैलकुलेट कर लीजिए अगर उससे पूरा अरिथमेटिक ही करना है तो। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे आज ये लग रहा है कि जब तक वोटिंग नहीं हुई थी इन लोगों की एनर्जी देखने वाली थी। आज तीनों एकदम आराम से बैठे हैं, सुस्ती से अपना कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक झा जी से रिस्पॉन्स लूं आपकी बात पे? मैं पूरा जोड़ देता हूं। 2020 की तुलना में 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है। अब ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, ये इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है। ये क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है, कहां गया है, तो ये अपने आप एक मिस्ट्री है। अब इसलिए कल मेरा मानना यह कि अभी तक सब कह रहे हैं जबरदस्त लड़ाई, मैं भी मानता जबरदस्त लड़ाई है। हो सकता है कि आइदर वे एक तरफा हो जाए। मैं आलोक जी की इस राय को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं। ये जो हम 42% की बात कर रहे हैं, हो सकता है 44 हो जाए। हो सकता है जो आरजेडी का या महागठबंधन का 41 है वो 43 हो जाए और आप 42 रह जाए। तो ये जो 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा है, क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है? गुस्से का वोट है, नाराजगी का वोट है, ये 10,000 का वोट है, महिलाओं का वोट है, हमारे रिपोर्टर्स ने दिखाया है, महिलाएं प्रवासियों का वोट है, या प्रवासियों का वोट है, क्योंकि बहुत सारे इस बार जो प्रवासी थे वो रुक गए थे छठ पूजा के बाद 6 तक वोटिंग के लिए। जल्दी से एक बार अभिषेक झा आपका रिस्पॉन्स। वो नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शक जाहिर कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी उनके चर्चा के केंद्र में है, ध्यान के केंद्र में है। बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है। आशुतोष जी हमेशा नीतीश जी के विषय में सोचते रहे और लोगों का ध्यान भी नीतीश जी के प्रति आकृष्ट कराते रहे, उनको धन्यवाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कहा जा रहा था कि 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, क्या कारण हो सकता है? एक कारण उसमें अंजना जी मैं भी जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने निकाला और बिहार को इसका अखाड़ा बनाया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव जी का बेड़ा गर्क किया, हमें लगता है कि जो लोग वोटिंग के दिन थोड़ा शिथिल भी रहते थे, बाहर भी रहते थे, उन सब लोगों के दिल पर यह बात लगी और उन सब लोगों ने ठाना कि भाई हम आकर वोट देंगे और राहुल गांधी जी को, महागठबंधन को जवाब देंगे कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं हुई है, हमारा कीमती वोट, हमारा कीमती मत हमारे पास है और हम ये वोट आपको देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। देखिए, एनालिसिस बहुत तरह से किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक बात गौर करिए ना, किसी एनालिसिस में क्या कोई क्लियर मैंडेट या कोई क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहा है? तो जी बोल रहे थे, बखूबी बोल रहे थे कि कड़ी टक्कर हो सकती है, या हो सकता है कि एक क्लियर मेजोरिटी जो है, एक बड़ी मेजोरिटी एनडीए को मिल जाए। अरे भाई, चर्चा के केंद्र में एनडीए का कुनबा है कि या तो हम संघर्ष से जीते, कड़ी टक्कर से जीते, या फिर हम क्लीन स्वीप कर लें। कोई ये नहीं कह रहा है ना कि बुरी तरीके से एनडीए की हार हो जाएगी। खैर, ये चर्चाओं का बाजार है और हमें लगता है कि अब थोड़े वक्त का इंतजार करना है। कल शाम को जब हम लोग अब तो ज्यादा टाइम नहीं है, कल सुबह 8 बजे से पेटियां खुलनी शुरू होंगी, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनके। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप 2020 का अगर नतीजे देखें तो करीब 25% वो वोटर है जो अन्य के खाते में गया है, जिसकी वजह 37% इधर, 37% इधर है। अब जो आपका जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे बता रहा है, वो श्रिंक करके करीब 12 या 10% के आसपास आया हुआ है।
और ये जो सर्ज है तकरीबन 10% का वोट का, ये सारे कैलकुलेशन को उलट सकता है। तो 72 लाख एक्स्ट्रा वोटर प्लस जो अन्य के खाते में जाते थे वो इधर वोट आ रहा है। सिर्फ महिलाओं का जो सर्ज है वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 8.5% से ऊपर अगर महिला के वोट में सर्ज है और एब्सोल्यूट नंबर में भी आप इजाफा देख रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा इशारा है। जो अभी अभिषेक कह रहे थे, अभिषेक देखिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, तो जाहिर है वो हर कैलकुलेशन को अपनी पार्टी के अपने गठबंधन के पक्ष में ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसकी आप न्यूट्रल एनालिसिस करें तो जो अभिषेक कह रहे हैं वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि SIR से की वजह से जब ये आशंका फैली कि वोट अगर कट गया तो सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो लोगों ने और बढ़ चढ़ के वोट डाला कि भाई हमारे जो जिनके पास वोट है वो रजिस्टर हो जाए। अब वो किसकी तरफ गया है इसका हिसाब तो कल पता लगेगा, न मैं बता सकता हूं ना अभिषेक बता सकता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिल्ली में भी देखा गया था। कई लोग जो वोटर लिस्ट में नहीं भी थे, मतलब भारी तादाद में लोग आ रहे थे क्योंकि सबको पता चल रहा था कि भाई ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतने पैसे मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना और ये जो सडन सर्ज हम देख रहे हैं आजकल वोटर्स का एनरोलमेंट के लिए, वो जब इस तरह के स्कीम्स अनाउंस होते हैं। रागी जी, सही है बात? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी पावर में होती है और यदि उस पर इंसेंटिव कहीं से भी आता है, तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी देखा। सब जगह जो पार्टी इन पावर होती है उसको बेनिफिट मिलता है। तो मुझे झारखंड के अंदर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण ऐसा नहीं दिखता है, एक्सेप्ट कि यदि आप कहने कि हम देखना हारते हुए देखना चाहते हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि एनडीए आगे नहीं रहे और चुनाव में विजयी होकर के बाहर नहीं निकले। लेकिन युवा फैक्टर युवा फैक्टर को भी बार-बार कल से बताया जा रहा है, या तो वो तेजस्वी की तरफ गया है या तो फिर वो प्रशांत किशोर के गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या वो झाल बजाने के लिए जो कार्यकर्ता थे जो जमीन पर उतरे हुए थे? नहीं, युवा जो मैंने कहा ना, गजब का। मैं एक्सिस इंडिया का हम एनालिसिस इंग्लिश रूप में करते भाई। और खबर इस वक्त आ रही है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपने बयान पर कायम है। अभी आशक से भी बात हुई है, FIR दर्ज होने के बावजूद वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और वो अपने बयान बिल्कुल डाल देना चाहिए। इस प्रकार का इंसाइट करने वाला कोई आदमी कहे कि हम सड़क पर उतार देंगे और हम तुमको बता देंगे। कैंडिडेट्स हराए गए तो बिगड़ेंगे हालात। आइए आपको सुना देते हैं, हमें जानबूझकर हराया तो चुप नहीं बैठेंगे, बिगड़ेंगे हालात। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जिस तरह से इसको लोग इंटरप्रिटेशन करके अपनी अपनी व्याख्या लोग अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि कोई भी जो पदाधिकारी इस काउंटिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हम लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आप ईमानदारी से कार्य कीजिएगा। आप वर्ष 2020 की तरह अगर बेईमानी कर करके अगर जीते हुए उम्मीदवार को हराइएगा तो जनता पूरी सजग है, सचेत है, जनता रोड पर आने के लिए तैयार है और जो परिदृश्य उस समय होगा वो अद्भुत होगा, किसी के संभाल से बाहर होगा। हमने ये कहा। इस चुनाव में कई लोगों की आपने देखा, उनके बयान पर वो अपने कायम दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर भी इंटरप्रेट किया जा रहा है। प्रदीप जी अब हमारे साथ मिल गए। प्रदीप जी, चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, वहां गुलाब जामुन और रसगुल्ला बन रहा है वीणा देवी के भी घर में और मोकामा में अनंत सिंह के भी घर पर। मेरा सवाल यह है आपसे, क्योंकि सबकी अग्नि परीक्षा इस बार हुई, एक चुनाव आयोग की भी थी, लेकिन हाई वोटर टर्नआउट ने काफी हद तक ये दिखाया कि लोगों का इस लोकतंत्र चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा है। नेताओं का तो कल रिजल्ट आउट होगा, आपका भी रिजल्ट कल आउट होगा। सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके इस एग्जिट पोल को, और लोकसभा के बाद तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्तिहान है प्रदीप जी आपका, ऐसे में ये जो रिजल्ट है, कौन सी वो 3 चीजें आप बताएंगे जिसकी वजह से आप अपने इस एग्जिट पोल को सबसे विश्वसनीय बताते हैं? ऐसा क्या अनूठा किया है आपने? सबसे पहला तो एक्सिस माई इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड 80 चुनाव में से इस चुनाव के पहले तक 74 चुनाव को बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, एक बात। दूसरा, एक्सिस माई इंडिया की टीम जो शिद्दत के साथ जमीन के ऊपर मेहनत करती है कई दिनों तक, जो हमारी मेथोडोलॉजी में सबके सामने मौजूद है कि करीब कितने सर्वेयर थे, 194 सर्वेयर, 42,000 का सैंपल साइज, 2,145 गांव और शहर में गए, 2,145 लोकेशंस, और 35,000 किलोमीटर तक हमने ट्रेवल किया है। कोशिश पूरी करते हैं एक्सिस माई इंडिया की जितना हो सके परिणाम के करीब आ सके,
और सबसे बड़ी बात है कि जिसने भी जिसको वोट किया उसने उसको क्यों वोट किया, कैसे वोट किया और इसके मायने क्या है। इलेक्शन कमीशन में कल आपको ये जरूर मिल जाएगा किस पार्टी को कितना। ठीक है, चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत लेट से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 6 बजे से लगातार रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि सबसे मतलब जिस तरह से नतीजे आएंगे और धीरे धीरे इन तमाम, चाहे वो नेता हो, पोलस्टर्स हो, सबका कल एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।